हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम, जहां पर हम एसआरसीसी के ग्रेजुएट्स आपके लिए लेकर के आए हैं आपकी क्लास 12 के यूनिट टेस्ट नंबर 1 के लिए एकदम फ्री सीरीज। तो हम इस सीरीज में पूरा एक हफ्ता आपको अकाउंटेंसी के पहले 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स के पहले 4 चैप्टर और बिजनेस स्टडीज के पहले 2 चैप्टर करवाने वाले हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम लोग आपके क्लास 12 के बिल्कुल पहले ही यूनिट टेस्ट के साथ ही आपका साथ दे सके एंड यहाँ से आपकी पूरी 1 साल की क्लास 12 की जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बना सके। So I am Anshita Jindal, a graduate from Shriram College of Commerce, New Delhi, and I'll be teaching you economics, जिसमें आज मैं आपको करवाने वाली हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल पहला चैप्टर। देखो, क्लास 12 इकलौती ऐसी क्लास है जिसके ऊपर आपका आने वाला पूरा फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। तो इस 1 साल में क्लास 12 में पहले ही दिन से, पहले ही यूनिट टेस्ट से, पहले ही पेपर से जितना अच्छे से तुम पढ़ लोगे, पूरा साल तुम्हारी जर्नी उतनी ज्यादा अच्छी जाने वाली है। एंड मैं आज इस वीडियो में तुम्हें बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से, बहुत शांति से पूरा चैप्टर जो है बहुत आराम से समझाने वाली हूँ। कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई शॉर्टकट्स हमें नहीं लेने हैं, बहुत अच्छे से हम डिटेल में एक चीज समझेंगे। मेरी मेन कोशिश ये रहने वाली है कि मैं पहले ही चैप्टर से तुम्हारे जो बेसिक्स हैं, तुम्हारे बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे से समझा सकूं, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवा सकूं। क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं समझ आएंगे ना तो तुम पूरा साल स्ट्रगल करने वाले हो एंड अल्टीमेटली वो स्ट्रगल तुम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में एंड देन सीयूटी एग्जाम में भी देखोगे कि बच्चों से फिर बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। सो आई विल सजेस्ट पहले दिन से जो है क्लास 12 की तैयारी शुरू कर दो। जितना जितना वीडियोज में करवा रहे हैं इतना सा कर लो, घर जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लो, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुम्हें आई विल सजेस्ट कि इवन अगर तुम नहीं भी ट्यूशन लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं ट्यूशन से ज्यादा अच्छा तुम्हें यहाँ पर इनफ करवाने वाली हूँ जो तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम तक तुम्हें हेल्प करने वाला है। तो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए पहले दिन से तुम जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतना तुम्हें पूरा साल हेल्प करने वाला है। तो हम चैप्टर करने वाले हैं आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट इस छोटे से चैप्टर में नहीं है। आगे नेशनल इनकम करेंगे जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आराम से, आसानी से करने वाला प्यारा सा चैप्टर है। सबसे पहले हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक आता है, विच इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यार, ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है क्या? अभी तक तुम क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ करके आए थे एंड हम माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस भी आगे पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। So macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates. Aggregates का मतलब होता है sum total. Aggregates का क्या मतलब होता है? sum total. Behavior of aggregates of the economy as a whole. कहते हैं मैं पूरी इकोनॉमी के सम टोटल का जब बिहेवियर पढ़ता हूं या पढ़ती हूं तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूं। मैं पूरी इकोनॉमी में किसी भी चीज का अगर बिहेवियर पढ़ूं तो एक सम टोटल बेसिस पे, एक एग्रीगेट बेसिस पे पढ़ूंगी अगर, तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, एक इंडिविजुअल बंदे की इनकम देखूं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, लेकिन जब मैं पूरे देश की इनकम देखूंगी, नेशनल इनकम देखूंगी, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जब मैं किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड देखती थी तो वो माइक्रो में देखती थी। जब मैं पूरे देश की डिमांड देखती हूँ, एग्रीगेट डिमांड उसको मैं बोलती हूँ, और वो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखती हूँ। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई माइक्रो का कॉन्सेप्ट था, वेयर एज पूरे देश की सप्लाई, पूरे देश के सभी प्रोड्यूसर्स की सप्लाई का सम टोटल क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई, जो कि मैं किस में पढ़ूंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाली हूँ। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं टेक्निकली क्या करती हूँ कि जो भी चीजें मैं माइक्रो में पढ़ रही थी, ठीक है, वेदर इट वाज माय डिमांड, वेदर इट वाज माय सप्लाई, वेदर इट वाज अबाउट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वेदर इट वाज अबाउट एनीथिंग, मैं जो भी चीजें माइक्रो में पढ़ रही थी, अगर मैं इन सभी चीजों का क्या कर दूं, एग्रीगेट कर दूं। एग्रीगेट माने अगर मैं इन सभी चीजों का सम टोटल कर देती हूं तो मैं माइक्रो से कहां पहुंच जाऊंगी, मैक्रो लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, बड़े लेवल पे पहुंच जाऊंगी। और यही मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो और माइक्रो का छोटे से डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, देखो, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। ऊपर एग्जैक्ट मैंने सेम तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाई है, बस मैंने क्या बोला है, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। मैक्रो में क्या बोला मैंने, बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट्स, इकोनॉमी एज अ होल। लेकिन माइक्रो में हम किसका बिहेवियर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर का, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल मार्केट का। लेकिन मैक्रो में पूरे देश के सारे कंज्यूमर्स का,
पूरे देश के सारे प्रोड्यूसर्स का, पूरे देश के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, सारे हाउस होल्ड्स के बारे में, सारी फर्म्स के बारे में, पूरे देश की सरकार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पूरे देश, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, पूरे देश के बारे में नहीं पढ़ते हैं। माइक्रो में हम क्या बोलेंगे, डिमांड और सप्लाई, जो कि हम पढ़ के आए थे, एक इंडिविजुअल की डिमांड, एक इंडिविजुअल की सप्लाई। यहाँ पर उसी का सम टोटल, यहाँ पर उसी का सम टोटल, ठीक है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस को डिटरमिन करना किसी भी चीज का। देखो इसीलिए इफ यू गाइज रिमेंबर हम माइक्रो में क्या कर रहे थे, हम माइक्रो में पहले डिमांड के बारे में पढ़ते थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ते थे, फिर प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते थे, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, माइक्रो में ये पढ़ते थे। लास्ट में हम क्या करते होते थे, हमारा डिमांड कर्व बनाते थे, सप्लाई कर्व बनाते थे, जहां पर ये दोनों मीट करते थे वहां पर इक्विलिब्रियम बोलते थे। इफ यू गाइज रिमेंबर माइक्रो में हम ये करते थे। तो टेक्निकली पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा के मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर में ये करवाया है कि तुम्हें भैया इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है, ठीक है। तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन गोल ये होता है कि तुम्हें तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन करना होता है किसी भी चीज का। लेकिन मैक्रो में हमारा मेन गोल क्या होगा बेटा, हमारे पूरे देश की इनकम या पूरे देश की कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं मैक्रो में शुरू में ही सबसे पहला काम ही यही करने वाली हूँ, तुम्हें सबसे पहला यूनिट ही ये पढ़ाने वाली हूँ, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में मैं हमेशा सीधा डिटरमिन ही ये करूंगी कि मेरे पूरे देश के लोगों की टोटल इनकम कितनी बनती है, नेशनल इनकम कितनी बनती है। तो इसी वजह से इसको जो बोला जाता है, देखो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी। इसका नाम रख दिया है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करना कि पूरे देश में कितनी इनकम है, पूरे देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। इसको ऑन दी अदर हैंड हम क्या बोलेंगे, इसको ऑन दी अदर हैंड हम बोलेंगे प्राइस थ्योरी। क्यों, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें किसी चीज के प्राइस को डिटरमिन करना है, ठीक है जी। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कितना सम टोटल तुम करते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम क्या करते हो, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन करते हो। मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। देखो कहते हैं माइक्रो में भी ना तुम एग्रीगेशन, तुम सम टोटल करते हो, पर बहुत लिमिटेड अमाउंट का सम टोटल करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रो में मैं तुम्हें कहती हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड वो क्या बन जाती थी। माइक्रो में ही हम पढ़ते थे कि एक ही प्रोडक्ट था, पर उस एक प्रोडक्ट के जितने भी कंज्यूमर्स थे उन सभी कंज्यूमर्स के अगर मैं डिमांड को प्लस कर दूंगी तो मेरी मार्केट डिमांड बन जाती थी। यानी कि माइक्रो में भी मैं सम टोटल करती थी, पर बहुत लिमिटेड क्यों, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिमिट कर दिया कि प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए। मैक्रो में क्या होगा, सारे कंज्यूमर्स की डिमांड, पर सारे प्रोडक्ट्स के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड। मैक्रो में मैं कुछ लिमिट नहीं कर रही, प्रोडक्ट भी सारे, कंज्यूमर्स भी सारे, ठीक है। तो मैक्रो में तो फुल हाईएस्ट डिग्री ऑफ सम टोटल एग्रीगेशन होता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। व्हेन आई से एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब पता है क्या है, पूरे देश में जितने भी प्रोडक्ट बने, छोटी सी सुई से लेकर के बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट तक, हर एक प्रोडक्ट की जितनी भी टोटल डिमांड हुई है मेरे पूरे देश में वो एग्रीगेट डिमांड है। पर माइक्रो में मैं कहती हूँ या तो एक प्रोडक्ट एक कंज्यूमर, या ज्यादा से ज्यादा एक प्रोडक्ट के सारे कंज्यूमर्स की कितनी डिमांड है, दैट्स इट। मैं सारे टोटल हर एक प्रोडक्ट की बात ही नहीं करती माइक्रो में हर प्रोडक्ट की बात करती हूँ। पूरे देश में जितने भी प्रोडक्ट बने, जितने भी प्रोडक्ट बिके, जितने भी प्रोडक्ट खरीदे गए, सबकी बात मैक्रो में होती है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात होती है, ठीक है। अब एक बेसिक चीज, अजम्पशंस याद करना सबसे आसान है। माइक्रो अज्यूम करता है कि मैक्रो कांस्टेंट है और मैक्रो अज्यूम करता है कि माइक्रो कांस्टेंट है, बात खत्म। माइक्रो अज्यूम करता है कि मैक्रो के जितने भी वेरिएबल्स हैं जैसे कि नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, एडी, एएस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट है। माइक्रो अज्यूम क्या कर रहे हैं, इसका दूसरा साथी कांस्टेंट है, और मैक्रो क्या अज्यूम कर रहे हैं, इसका पहले वाला साथी, यानी कि माइक्रो वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे कांस्टेंट है। जैसे कि प्राइजेस जो हैं वो कांस्टेंट है, ये मैक्रो अज्यूम करके चलता है। एंड लास्टली माइक्रो में तुम क्या पढ़ते हो, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट। यहाँ पर क्या पढ़ते हो, नेशनल की इनकम एंड पूरे नेशन का आउटपुट, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा बेसिक सा हो गया कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, मैक्रो का डिफरेंस क्या है। बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन अपना हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेन चैप्टर की, विच इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं तुम्हें पहले ही समझाती हूँ, फिर हम बात करेंगे जो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो जो मैं समझा रही हूँ पहले वो सुनो, जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ पहले वो सुन लो, ठीक है। लेट्स से मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं कहती हूँ कि ना मुझे बाजार में ना कुछ बना करके बेचना है। लेट्स से मैं एक प्रोड्यूसर हूँ
और मैं कहती हूँ कि मुझे ना कुछ भी पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस करके ना मार्केट में सेल करनी है। अगर मुझे कोई भी चीज प्रोड्यूस करके बाजार में सेल करनी है ना, तो मुझे कुछ लोगों की जरूरत होगी, मुझे कुछ लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। जैसे कि मुझे लेबर चाहिए होगी जो मेरे लिए काम करेगी, मुझे लैंड चाहिए होगा जो मैं रेंट पे ले सकती हूँ, मुझे कैपिटल चाहिए होगी, जो कैपिटल यानी कि पैसा मुझे चाहिए होगा कि किसी से मैं पैसा उधार पे लूँ और पैसा लगा के प्रोडक्शन करूँ। और फिर मुझे एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत होगी। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस का ओनर, जो कि मैं टेक्निकली मैं खुद हो गई। तो मुझे अगर कोई भी चीज प्रोडक्शन करनी है, बाजार में बेचनी है प्रोड्यूस करके, तो मुझे कुछ लोगों की मदद चाहिए होगी। ठीक है, अब लेट्स से मैंने इन लोगों की मदद ले ली, मैंने लेबर को हायर कर लिया, लैंड रेंट पे ले लिया, कैपिटल पैसा उधार पे ले लिया। ठीक है, मैंने इन लोगों की मदद ले ली और मैंने कोई चीज प्रोडक्शन कर दी। अब मैंने किसी चीज की प्रोडक्शन कर दी, मैंने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर ये बना दिए। ठीक है, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज को मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अब मुझे इनको जाके सेल ऑफ करना है, मुझे इन गुड्स एंड सर्विसेज को जाके सेल ऑफ करना है। तो मैं किसके पास गई? मैं गई होलसेलर के पास। मैंने होलसेलर भैया को बोला, होलसेलर भैया ये मेरा सामान मैंने बनाया है, ये सामान आप रख लो, सामान के बदले मुझे पैसे दे दो। होलसेलर भैया ने क्या किया, मेरा सामान रख लिया कि चल ठीक है, सामान जाके बाजार में बेचूंगा, ठीक है ना, लोग खरीदेंगे। और होलसेलर भैया ने क्या किया, मुझे मेरा पैसा दे दिया इस सामान के बदले में। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, होलसेलर भैया ने मुझे पैसा क्यों दिया? होलसेलर भैया ने मुझे पैसा क्यों दिया मेरे सामान के बदले में? क्योंकि होलसेलर भैया क्या करने वाले हैं, मेरे सामान को मार्केट में लेकर जाने वाले हैं और मार्केट में कंज्यूमर्स को सेल करने वाले हैं मेरा सामान। मार्केट में कंज्यूमर्स को मेरा सामान होलसेलर भैया जाकर बेचने वाले, वो अपने घर पे थोड़ी रखेंगे सारा सामान, ऑब्वियस बात है ना। अब एक चीज बताओ, ये मार्केट में जाकर जब सेल करेंगे तो कंज्यूमर्स खरीदेंगे। कंज्यूमर्स ये सामान कैसे खरीदेंगे? कंज्यूमर्स ये सामान पैसा देके खरीदेंगे। अगर कंज्यूमर्स के पास पैसा नहीं होगा तो क्या वो होलसेलर को पैसा देंगे? नहीं देंगे। तो क्या होलसेलर प्रोड्यूसर को पैसा देगा? नहीं देगा। तो टेक्निकली कंज्यूमर को पैसा चाहिए ताकि वो कंज्यूमर उस पैसे से सामान खरीद सके। ठीक है, अब कंज्यूमर को भी भैया जी क्या चाहिए? कंज्यूमर को भी चाहिए अपनी खुद की इनकम। कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को चाहिए अपनी खुद की इनकम। वो कहीं ना कहीं पे जाके काम करेगा, काम करके पैसा कमाएगा, पैसा कमा के वो बाजार में लेकर जाएगा, बाजार में जाके सामान खरीदेगा, जो सामान ये होलसेलर यहाँ बेचने के लिए बैठा है। अब पूरा खेल सोच के देखो, अगर कंज्यूमर को इनकम ना मिली, कंज्यूमर को उसकी जहां भी वो नौकरी करता था वहां से पैसा ना मिला, तो वो होलसेलर को पैसा नहीं देगा, सामान कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, वो सामान कैसे खरीदे? अगर सामान ये खरीदेंगे नहीं कंज्यूमर, तो होलसेलर प्रोड्यूसर से सामान नहीं खरीदेगा, वो प्रोड्यूसर को पैसा नहीं देगा। अगर प्रोड्यूसर को होलसेलर ने पैसा नहीं दिया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर सामान नहीं बना पाएगा, प्रोड्यूसर सामान नहीं बना पाएगा। अगर प्रोड्यूसर सामान नहीं बना पाएगा तो प्रोड्यूसर इन लोगों को इनका पैसा कैसे देगा? प्रोड्यूसर इन लोगों को इनका पैसा कैसे देगा? समझ आ रही है चीज? तो अगर प्रोड्यूसर इन लोगों को इनका पैसा दे दे, लेबर को उनकी वेजेस दे दी कि भैया तुमने मेरा सामान बनाया, ये लो तुम अपनी वेजेस लेकर जाओ, तुमने मुझे अपना लैंड दिया, लो भैया तुम अपना रेंट लेकर जाओ, तुमने मुझे अपना पैसा दिया, लो भैया पैसे पे इंटरेस्ट लेकर जाओ, और एंटरप्रेन्योर भैया तुमने काम किया था, लो भैया तुम भी प्रॉफिट लेकर जाओ। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने इन लोगों से काम करवाया और इन लोगों को काम करने के बदले में पैसा दिया। काम क्या करवाया? सामान बनवाया, सामान बाजार में जाके बिका। जब बाजार में जाके सामान बिका तो सामान के बदले में जो ये पैसा आया था, इसी पैसे से प्रोड्यूसर ने इन लोगों को इनका पैसा दिया था, इन लोगों को इनकी पेमेंट करी थी। ठीक है जी, प्रोड्यूसर ने सामान जब बाजार में जाके बेचा था तो प्रोड्यूसर के पास पैसा आया था, इसी पैसे से प्रोड्यूसर ने इन लोगों को इनकी पेमेंट करी थी। यही तो वो लोग हैं जो अपनी इनकम का इंतजार कर रहे थे कि भैया मुझे मेरी इनकम मिलेगी तब तो जाके बाजार में सामान खरीदूंगा। तो अब इन लोगों को इनकी इनकम मिल गई, अब ये लोग बाजार में जाके सामान खरीद लेंगे। तो तुम्हें एक चीज समझ आ रही है, पूरा सर्कल गोल गोल घूम रहा है, ये पूरा सर्कल गोल गोल घूम रहा है। इनको इनकम कौन दे रहा है? प्रोड्यूसर। ये इनका पैसा कहाँ जा रहा है? बाजार में सामान खरीद के। तो अल्टीमेटली इनका ही पैसा प्रोड्यूसर के पास जा रहा है और प्रोड्यूसर इन्हीं को इनका पैसा वापस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनकम। तो टेक्निकली फिर से देखें, प्रोड्यूसर ने इन लोगों को हायर किया, इनको हायर किया, इन सभी को, बेटा इन चारों को क्या बोला जाता है? इन चारों को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया, इनसे इनकी सर्विसेज ली और कुछ सामान बना के बाजार में बेचा। जो सामान बाजार में बिका उसके बदले में प्रोड्यूसर को पैसा मिल गया। जो प्रोड्यूसर को पैसा मिला, प्रोड्यूसर ने उस पैसे से क्या किया? इन लोगों को पेमेंट कर दी। इन लोगों को जब इनकी इनकम मिल गई, इन लोगों को इनकी इनकम मिल गई, तो ये क्या करेंगे? उस इनकम से एज अ कंज्यूमर बाजार में जाके होलसेलर से सामान खरीद लेंगे। अगर इनको इनकम ना मिलती तो ये होलसेलर से सामान नहीं खरीद पाते, तो होलसेलर प्रोड्यूसर को पैसा नहीं देता, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं कर पाता, और अगर ये प्रोडक्शन नहीं कर पाता तो ये भी इनको इनकम नहीं देता। समझ रहे हो? तो तुम कहीं से भी शुरू करके देखो, अगर इसने प्रोडक्शन करी
अगर इसने प्रोडक्शन करी तो सामान बाजार में बिका, तो इन लोगों को पैसा मिला, इन लोगों को पैसा मिला तभी तो इन्होंने बाजार में जाके सामान खरीदा। तो ये पूरा एक गोल चक्कर है, पूरा एक गोल सर्कल है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा पैसा कमा के ला रहे हैं तो वो पैसा पेड़ पे नहीं उग रहा है, वो पैसा किसी और ने तुम्हारे मम्मी पापा को दिया, तुम्हारे मम्मी पापा उस पैसे को किसी और को जाके बाजार में दे देंगे कि लो भैया सामान दे दो हमें, ठीक है ना, हमें साबुन दे दो, शैम्पू दे दो, खाना दे दो। तुम कहीं से पैसा कमा कर लाए, उस पैसे को तुमने जाके कहीं पे खर्च कर दिया, जहां पे तुमने खर्च किया वो उसको कहीं और खर्च कर देगा। ये पूरा गोल चक्कर है, ऐसे ही घूमता रहेगा। इसी को बोला गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार फिर से, प्रोड्यूसर ने इसको पैसा दिया, सॉरी इसको सामान दिया और इससे पैसा दिया। ये जो पैसा सब प्रोड्यूसर को मिला, इस पैसे को प्रोड्यूसर ने इन लोगों के बीच में बांट दिया। इन लोगों ने इस पैसे को बाजार में जाके इसी सामान के लिए खर्च कर दिया, ये सामान खरीद लिया। अगर ये लोग सामान ना खरीदते तो प्रोड्यूसर का सामान बिकता नहीं, तो प्रोड्यूसर इनको इनकम नहीं दे पाता। अगर प्रोड्यूसर इनको इनकम नहीं देता, खुद ही सारा पैसा खा जाता, तो प्रोड्यूसर का सामान बिकता ही नहीं और प्रोड्यूसर दोबारा प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो पूरे सर्कल में से किसी एक भी चीज को तोड़ोगे तो पूरा सर्कल टूट जाएगा। यही है बेटा मेरा पूरे का पूरा, देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यही है मेरा पूरे का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मुझे देखो क्या बोलता है, सबसे पहले होती है प्रोडक्शन फेज। सबसे पहले प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करता है। यही क्या है, मेरा प्रोडक्शन का फेज है। जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर ली तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करके उस सामान से क्या करेगा, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को उनका उनका पैसा दे देगा। ये मैं तो तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि लैंड को दिया जाता है रेंट, ठीक है, लेबर को दी जाती है वेजेस, कैपिटल को दिया जाता है उनका इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है उसका प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर इन लोगों को इनका पैसा, इनका इनकम दे देगा, ठीक है। और उसके बाद ये लोग इस इनकम को जाके बाजार में खर्च कर देंगे, एक्सपेंडिचर फेज में उस इनकम को जाके बाजार में खर्च कर देंगे। और फिर ये जो एक्सपेंडिचर इन्होंने किया, ये एक्सपेंडिचर किन चीजों पर किया, ये एक्सपेंडिचर उन्हीं चीजों पर किया जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन फेज में बनाया था। अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करता तो इनको इनकम नहीं मिलती, इनको इनकम नहीं मिलती तो ये खर्चा नहीं करते, अगर ये खर्चा नहीं करते तो प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं आता और वो दोबारा प्रोडक्शन करने लायक बचता ही नहीं। अगर ये लोग, प्रोड्यूसर ने इनकम तो दे दी, अगर प्रोड्यूसर ने इनकम दे दी, लोगों ने खर्चा नहीं किया, तो भी प्रोड्यूसर दोबारा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो इनको दोबारा इनकम नहीं मिल पाएगी। तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी, इनको इनकम भी देनी पड़ेगी और इनको जाके बाजार में खर्च भी करना पड़ेगा। अगर इन्होंने खर्च नहीं किया तो भी इकोनॉमी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती, फिर प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं आएगा, प्रोड्यूसर इनको इनकम दे नहीं पाएगा। तो इनको इनकम भी मिलनी चाहिए, खर्चा भी करना चाहिए, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी। पूरा सर्कल ऐसे ही चलता है। इसी को क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि हमारी जो इनकम है वो एक सर्कल में गोल 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 घूमती रहती है। देखो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इनकम होती है। जनरेशन ऑफ इनकम कब होती है, जब प्रोड्यूसर कुछ प्रोडक्शन करता है तो इनकम जनरेट होती है, ठीक है जी। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट किन के बीच में किया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में किया जाता है। कौन से थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लैंड को क्या दिया गया, उसका रेंट दिया गया, लेबर, लेबर को क्या दी गई, उसकी वेजेस दी गई। ये याद कर लेना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो मैं तुम्हें अभी याद करवा रही हूँ, पूरा साल तुम्हारे को काम आने वाले हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, कैपिटल, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट दिया, कैपिटल माने पैसा, उसके ऊपर ब्याज दिया गया। और चौथा मेरा क्या था, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या था, बिजनेस ओनर, वो अपना प्रॉफिट लेके जाएगा। ये था, ये है मेरे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेरे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको प्रोड्यूसर पैसा देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनकम, और फिर इस इनकम को बाजार में जाके क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च कर देंगे। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करी थी किसने, हमारे प्रोड्यूसर ने स्टेज 1 में प्रोड्यूस करी थी। तो पहला फेज क्या होगा, इनकम का जनरेशन का फेज, प्रोडक्शन वाला फेज, फिर इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का फेज जहां पे प्रोड्यूसर इन चारों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है, और फिर डिस्पोजिशन का फेज, या फिर इसको मैं एक्सपेंडिचर का फेज बोलती हूँ, या फिर इसको मैं डिस्पोजिशन का फेज भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे ये इनकम खर्च हो जाएगी, ठीक है जी। प्रोडक्शन का फेज, इनकम जनरेट हुई, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का फेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम बांटी गई, और फिर एक्सपेंडिचर का फेज या फिर डिस्पोजिशन का फेज, ठीक है। ये हो गया मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब एक चीज समझो, हमारी ये जो इकोनॉमी है इसमें टोटल 4 लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। टोटल 4 सेक्टर्स हैं मेरी इकोनॉमी में जो अपना थोड़ा थोड़ा जो भी रोल है वो प्ले कर रहे हैं। कौन से 4 सेक्टर है, पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब आपके और मेरे जैसे घरेलू लोग जो घर पे रहते हैं, घर पे अपना जो है काम करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके दुनिया भर में काम करते हैं, काम करके अपने घर पे पैसा लेके आते हैं और अपने पैसे से घर चलाते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है। टेक्निकली हाउस होल्ड सेक्टर में हम उन लोगों को काउंट करते हैं जो लोग
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, या जो लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोड्यूसर को। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, हाउस होल्ड ही अपना लैंड रेंट पे दे रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर को। लेबर, लेबर हाउस होल्ड में ही आती है, ठीक है ना, कि वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाके, वो लोग जो अपना पैसा उधार पे दे रहे हैं प्रोड्यूसर को, और वो लोग जो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि टेक्निकली एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी वन इज अ हाउस होल्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने लेबर को भी काउंट कर लिया, एंटरप्रेन्योर को भी काउंट कर लिया, जो अपना लैंड रेंट पे दे रहा है, जो अपना पैसा ब्याज पे दे रहा है, एवरी वन इज काउंटेड इन हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब वो वाला सेक्टर जो कुछ ना कुछ काम करता है। क्यों काम करता है? ताकि वो अपना घर चला सके। घर चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो काम करके वो पैसा कमा के लाता है और फिर उस पैसे को बाजार में जाके खर्च कर देता है, ताकि घर चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान वो खरीद सके उस पैसे से। वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। कौन सी सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर होती है फर्म्स, ये है कंपनीज, फर्म्स, फैक्ट्रीज, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग, इट्स अबाउट कंपनीज। जो कंपनीज क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कंपनीज की बात कर रही हूँ। वो कंपनीज जो प्रोडक्शन कर रही हैं, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, लिमिटेड है ना, वो सारी प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में आती है, फर्म्स में आती है। ये जो कंपनीज है, ये जो फर्म्स है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ये इनको हायर करती है और इनको इनकी सर्विसेज के लिए पैसा देती है। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट, ये देती है। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है? इनको हायर करता है, इनकी सर्विसेज को हायर करता है और इनको पैसा देता है। और दूसरी चीज, प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचता है? इनको बेचता है, क्योंकि इनको घर चलाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है ना। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज इनको बेचता है और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर इनको पेमेंट करता है कि भैया सामान खरीदा है, पैसा तो देना पड़ेगा। फिर आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब सिंपली हमारी सरकार, ठीक है। हमारे देश की जो भी सरकार है उसको गवर्नमेंट सेक्टर में काउंट किया जाता है। सरकार का काम क्या होता है? लॉ बनाना, टैक्स कलेक्ट करना, सब्सिडीज देना, रूल्स बनाना, ये सारे काम सरकार के होते हैं। सरकार क्या करती है? सरकार अमीर लोगों पे टैक्स लगाती है और अमीर लोगों से उनका पैसा इकट्ठा करके गरीबों के बीच में बांटती है। गरीबों के लिए रोड्स बनाती है, गरीबों के लिए मे बी उनको रहने के लिए घर वगैरह देती है, रहने के लिए जगह दे देती है, उनको फ्री में बिजली दे देते हैं, फ्री में पानी दे देते हैं, सस्ते में राशन दे देते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? बहुत सारा पैसा कलेक्ट भी कर रही है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। सरकार इन कंपनी से भी टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है ना, और इन कंपनी से टैक्स कलेक्ट करके फिर से गरीबों के ऊपर खर्चा करती है, ठीक है ना। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, सरकार बहुत सारे लोन भी लेती है। इन्हीं हाउस होल्ड से, कंपनी से सरकार लोन भी ले लेती है, इन्हीं को पैसा भी देती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, टैक्स भी कलेक्ट करती है, सब्सिडी भी देती है। तो सरकार भी अपने बहुत सारे काम कर रही है। और तीसरा होता है बेटा जी फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का मतलब है मेरे देश के अलावा इस दुनिया में जितने भी देश एग्जिस्ट करते हैं वो सारे मेरे फॉरेन सेक्टर में आते हैं। मेरे देश के अलावा, मेरे देश के बाहर, मेरे देश की बाउंड्री के बाहर इस दुनिया में जितने भी देश एग्जिस्ट करते हैं वो सारे फॉरेन सेक्टर में आते हैं। अब फॉरेन सेक्टर के साथ हम क्या करते हैं? फॉरेन सेक्टर के साथ नंबर 1 हम इंपोर्ट्स करते हैं कि हम उनका सामान अपने देश में मंगवाते हैं, एंड नंबर 2 हम एक्सपोर्ट्स करते हैं कि हम अपना सामान उन लोगों को उनके देश में भेजते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू हम पैसे का और सामान का लेन देन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करते हैं बाकी देशों के साथ। तो मेरे देश के अलावा दुनिया के जितने भी देश है, ठीक है, उनको फॉरेन सेक्टर कहते हैं। इनको एक और नाम बेटा हम यहाँ पर बोलते हैं, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बाकी की बची हुई दुनिया। मेरे देश के अलावा जितने भी देश है वो सारी बाकी की बची हुई दुनिया में आते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। तो मैं इसको फॉरेन सेक्टर बोलती हूँ, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी मैं इसको बोलती हूँ। तो मेरे टोटल 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिकली 4 सेक्टर होते हैं, बट हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग, हमारे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 2 ही सेक्टर पढ़ती हूँ। कौन से 2? पहले 2। मैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही सेक्टर पढ़ती हूँ कि मेरे सिलेबस में 2 ही सेक्टर हैं। तो मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ? मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ कि भैया मुझे पता ही नहीं कि ये दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी दुनिया में, तो मेरे इस क्लास 12 की दुनिया में तो सिर्फ पहले 2 एग्जिस्ट करते हैं, बाकी 2 एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ कि मैं अज्यूम कर रही हूँ, क्या अज्यूम कर रही हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर प्लस फॉरेन सेक्टर, ये दोनों क्या है? एब्सेंट हैं। ये दोनों मेरी इकोनॉमी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ना तो मेरे देश के कोई सरकार है, बिना सरकार के मेरा देश चल रहा है, अज्यूम कर रही हूँ, असल में नहीं, अज्यूम कर रहे हैं। और ना ही मेरे देश का बाकी देशों के साथ लेन देन है, तो फॉरेन सेक्टर भी नहीं है। ये दोनों एब्सेंट है, अज्यूम कर रही हूँ। एक चीज याद रखना, जो भी ऐसा देश होता है
जिसका फॉरेन सेक्टर एब्सेंट होता है, कोई भी ऐसा देश जिसका फॉरेन सेक्टर एब्सेंट होता है, यानी कि जिसकी बाउंड्रीज क्लोज्ड है, जो बाकी देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसे देश को, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ऐसा देश, कोई भी ऐसी इकोनॉमी जिसमें फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है, यानी कि वो देश की बाउंड्रीज क्लोज्ड है, वो देश बाकी देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। पर जिस देश में फॉरेन सेक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिस देश में फॉरेन सेक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, उस देश को हम क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, कि इनकी इकोनॉमी तो बहुत ओपन है, सबके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ करते हैं। तो अगर किसी देश में फॉरेन सेक्टर प्रेजेंट होता है तो वो ओपन इकोनॉमी होती है, अगर किसी देश में फॉरेन सेक्टर एब्सेंट होता है तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। और हमारे अकॉर्डिंग तो भैया हमारी फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर तो चलो है ही, फॉरेन सेक्टर भी एब्सेंट है, तो टेक्निकली हमें क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे इकोनॉमी में हमारे पर्टिकुलर चैप्टर में, इनफैक्ट हमारे पूरे सिलेबस में फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एब्सेंट है, सिर्फ दो ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो टेक्निकली हम क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा सर्कुलर फ्लो सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी में है। मैं तुम्हें जो भी पढ़ाऊंगी इस हिसाब से पढ़ाऊंगी कि सिर्फ दो ही सेक्टर मेरी पूरी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, और कोई सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जी। अब कुछ अजम्पशन ले रही हूं मैं, क्या अजम्पशन ले रही हूँ कि सिर्फ दो ही सेक्टर है। कौन से? एक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरे फर्म्स। ठीक है जी। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? इसको अजम्पशंस को पढ़ने से पहले एक बार देख लो, फिर मैं अजम्पशंस पढ़ाती हूँ। देखो मेरे पास दो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म्स है। ठीक है जी, दो ही सेक्टर है, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है। ठीक है, हमारे टाइम तक तो हमने वो भी पढ़ा है, कोविड के बाद तुम्हें सब कुछ ही कटवा दिया है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म्स है। अब देखो फर्म्स क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए उनको हाउस होल्ड की मदद चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद चाहिए फर्म्स को। तो फर्म क्या करती है? हाउस होल्ड के पास जाती है, हाउस होल्ड को बोलती है, हाउस होल्ड भैया क्या तुम प्लीज अपनी फैक्टर सर्विस मुझे दे सकते हो? हाउस होल्ड कहते हैं हाँ। तुम पैसा दोगे? कहते हैं हाँ पैसा तो हम देंगे। तो हाउस होल्ड कहते हैं कोई बात नहीं, लैंड भी दे देंगे, लेबर भी दे देंगे, कैपिटल भी दे देंगे, एंटरप्राइज भी, एंटरप्रेन्योर भी दे देंगे, हम अपना सब कुछ दे देंगे। तो हाउस होल्ड इज लाइक, लैंड चाहिए दिला देंगे, लेबर चाहिए दिला देंगे। तो हाउस होल्ड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सारी फैक्टर सर्विसेज दूंगा, लेकिन बदले में पैसा मांगता है। तो फर्म्स कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी फैक्टर सर्विस है ना, ये नंबर 1 पे तुमने फैक्टर सर्विस दी है ना, तो मैं नंबर 2 पे तुम्हें बदले में फैक्टर पेमेंट दे दूंगी। मैं तुम्हें पेमेंट दे दूंगी, क्या दूंगी? लैंड का रेंट दूंगी, लेबर की वेजेस दे दूंगी, कैपिटल की इंटरेस्ट दे दूंगी, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दूंगी, मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूँ। अब ठीक है जी, हाउस होल्ड कहते हैं बहुत बढ़िया, हमें तो पैसा मिल गया। पैसे का क्या करोगे तुम उस पैसे को बाजार में जाके खर्च करोगे, ताकि तुम अपने घर के लिए राशन पानी कपड़ा सब कुछ खरीद सको। तो हाउस होल्ड ने क्या किया? बाजार में गया हाउस होल्ड नंबर 3 पे, और बाजार में जाके उसने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ली। ठीक है जी। और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हाउस होल्ड ने फर्म से खरीदी है, देखो फर्म्स ने क्या करा, फर्म्स ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज बेच दी, और उसके बदले में हाउस होल्ड ने क्या किया? खर्चा कर दिया, कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर कर दिया। तो नंबर 3 पे, तुम इसको ऐसे लगा लो, नंबर 3 पे यहां पर फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेच दी। फर्म ने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज दी है, और हाउस होल्ड ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में अपना पैसा दिया है फर्म्स को। हाउस होल्ड ने पैसा दिया फर्म्स को, फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज दी। हाउस होल्ड ने क्या दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है। टेक्निकली पैसा दिया है, पैसे का नाम हमने क्या रखा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये मेरा पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है टू सेक्टर इकोनॉमी में, जिसमें टोटल चार तरीके के एक्सचेंज हो रहे हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी, इनके बारे में डिटेल में और अभी पढ़ते हैं। तो पहले अजम्पशन में मैंने तुम्हें यही लिखा है, हाउस होल्ड क्या सप्लाई करता है? फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म्स को, और किसी को नहीं देता, सिर्फ फर्म्स को देता है। और फर्म्स भी जो फैक्टर सर्विसेज है सिर्फ किससे लेती है? हाउस होल्ड से लेती है। क्यों? क्योंकि ना तो गवर्नमेंट सेक्टर है ना फॉरेन सेक्टर है। अगर फॉरेन सेक्टर होता तो हम दूसरे देशों से भी फैक्टर सर्विस मंगवा सकते थे, पर फॉरेन सेक्टर तो नहीं है, तो हमें तो अपने देश के हाउस होल्ड से ही लेनी पड़ेगी। सिमिलरली जो फर्म्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, और अपने आउटपुट को सिर्फ हाउस होल्ड को ही सेल करती हैं। ठीक है जी। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर दिस सर्विसेज, हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम मिलता है अपनी सर्विसेज के लिए। तुम यहाँ पर देख सकते हो, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम मिल गई अपनी सर्विसेज के लिए। ठीक है ना। एंड स्पेंड, और वो क्या करते हैं? अपना सारे का सारा पैसा कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर देते हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कहते हैं जो फर्म्स हैं वो जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड कुछ बचा ही नहीं रहे। हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड ने जाके फर्म्स के पास काम किया, काम के बदले में हाउस होल्ड को पैसा मिला। तो कहते हैं अगर हाउस होल्ड को 100 रुपए मिले हैं ना, वो 100 के 100 रुपए बाजार में जाके खर्च करेंगे, वो एक भी पैसा सेव नहीं करेंगे। तो फर्म ने 100 रुपए दिए, हाउस फैक्टर पेमेंट, फर्म को 100 रुपए वापस मिल गए। 100 रुपए दिए, 100 रुपए आ गए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए आ गए, ये सर्कल चलता रहेगा।
ये सर्कल रुकेगा ही नहीं, सिंपल बात, ठीक है। तो कोई सेविंग्स ही नहीं हो रही है इन द इकोनॉमी, तो ना तो हाउस होल्ड कुछ भी सेव कर रहा है अपने इनकम में से, और ना ही फर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ सेव कर रही है। जितना पैसा इधर से इधर आता है उतना पैसा वापस चला जाता है, गोल गोल चक्कर घूमता जा रहा है। ये है मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है जी। ये है मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इस पूरे चारों चीजों को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में क्लब कर सकते हैं। देखो क्या, मैंने तुम्हें बता दिया टोटल 4 तरीके के एक्सचेंज हो रहे हैं, टोटल 4 तरीके के एक्सचेंज हो रहे हैं। ये हो गया फैक्टर सर्विस का एक्सचेंज, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, फैक्टर सर्विस के बदले में फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट दी। फिर हाउस होल्ड ने अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, फर्म्स ने बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। ये 4 एक्सचेंज हो रहे हैं। तुम एक चीज देखो, इनमें से 2 जगह पे, नंबर 1 पे एंड नंबर 2 पे किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है। नंबर 1 पे एंड नंबर 2 पे किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलरली नंबर 3 पे एंड नंबर 4 पे किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है। मैंने 4 नंबर लिखे हैं ना, 1 2 3 4, 1 एंड 2 पे किसका एक्सचेंज हो रहा है, 3 एंड 4 पे किसका एक्सचेंज हो रहा है। एक बार पॉज करके ये देखो। अब तुम देखो 1 एंड 2 पे एक्सचेंज हो रहा है जी हमारी किसी ना किसी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन 3 एंड 4 पे एक्सचेंज हो रहा है हमारी किसी ना किसी प्रकार की मनी का, पैसे का। तो जब भी बेटा पैसे का एक्सचेंज होता है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ जी, मनी फ्लो बोल देती हूँ। और जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो बेटा जी मैं उसको क्या बोल देती हूँ, रियल फ्लो बोल देते हो। सिंपल कहानी खत्म। ये मेरा 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन बोले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताओ बनाकर, ठीक है, तो जो मैंने ऊपर तुम्हें सर्कल दिखाया था, जो मैंने तुम्हें ऊपर सर्कल दिखाया था, ये वाला, ये तीनों फेजेस वाला, ये वाला सर्कल बना के आना है। अगर क्वेश्चन सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलेगा तो ये वाला सर्कल बना के तीनों फेजेस को एक्सप्लेन करके आना है, 2 सेक्टर इकोनॉमी को एक्सप्लेन नहीं करके आना। पर अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि सर्कुलर फ्लो बताओ 2 सेक्टर इकोनॉमी में, फिर ऊपर वाला सर्कल नहीं बनाना, फिर ये वाला सर्कल बनाना है जिसमें 4 चीजें दिखानी है, हाउस होल्ड दिखाना है, फर्म दिखाना है, ये चीजें दिखानी है। अब इन चारों में से 2 फ्लो है रियल फ्लो, 2 फ्लो है मनी फ्लो। 2 जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, 2 जगह पे सिर्फ पैसे का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब भी बेटा जी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, तो बेटा जी उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, उस फ्लो को हम रियल फ्लो बोलेंगे। लेकिन जब भी पैसे का फ्लो होगा हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, उसको मैं मनी फ्लो बोलूंगी, ठीक है। तो रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है, इसमें क्या होता है, पैसा एक्सचेंज होता है। इसमें बार्टर सिस्टम की दिक्कत आ सकती है। बार्टर सिस्टम मतलब जब तुम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज करो, पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बार्टर सिस्टम उसको बोलते थे, तुमने पढ़ा भी होगा पहले भी इकोनॉमिक्स में। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में तुम्हें जब पैसा मिल रहा है तो बार्टर सिस्टम की दिक्कत आएगी नहीं। इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो रियल फ्लो को मैं यहाँ पर जो है, रियल फ्लो को मैं यहाँ पे नॉमिनल फिजिकल फ्लो भी बोलती हूँ, और मनी के फ्लो को बेटा जी मैं यहाँ पे नॉमिनल फ्लो भी बोलती हूँ। इसके अलावा बेटा जी इसी डिफरेंस में तुम्हें एग्जाम्पल भी देकर आनी पड़ेगी। वो एग्जाम्पल क्या होगी, तुम एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे कि जो मैंने ऊपर बताया, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 पे जो मैंने ऊपर तुम्हें बताया, जो ऊपर मेरा पूरे का पूरा सर्कल था, उस सर्कल में नंबर 1 एंड 2 वाली एग्जाम्पल तुम रियल फ्लो में लिख कर आओगे, नंबर 3 एंड नंबर 4 वाली तुम एग्जाम्पल जो है वो मनी फ्लो में लिख के आओगे। कि रियल फ्लो में क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देते हैं फर्म्स को, और फर्म्स देती है गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को। यहाँ पर क्या होता है, फर्म्स देती है फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या देता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म को। तो जो मैंने ऊपर बताई है एंट्री नंबर 1 नंबर 2 ये रियल फ्लो की एग्जांपल में लिख कर आओगे, एंड नंबर 3 एंड 4 ये मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो की एग्जांपल में लिखकर आओगे। अब बस एक क्लास छोटा सा टॉपिक मेरे पास यहाँ पे आता है, स्टॉक वर्सेस फ्लो, फिर हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। तो अभी तक मैंने तुम्हें बताया बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। ये जो फ्लो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो। पर ये फ्लो होता क्या है मैडम जी, ये फ्लो होता क्या है, फ्लो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी पढ़ा है हमने, लेकिन फ्लो 2 तरीके के होते भी है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। पर फ्लो होता क्या है, और अगर फ्लो होता है तो फ्लो का उल्टा भी होता है जो होता है स्टॉक। तो व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो, ये 2 डिफरेंस मैं पढ़ा रही हूँ, रियल और मनी फ्लो का, स्टॉक एंड फ्लो का। इतने इंपॉर्टेंट है कि आज बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनल जिस दिन पेपर होगा अभी से मेरे से लिख के ले लो, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, स्टॉक वर्सेस फ्लो का क्वेश्चन आता ही आता है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज स्टॉक व्हाट इज फ्लो, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा इस स्टेटमेंट में स्टॉक
स्टॉक की बात हो रही है, फ्लो की बात हो रही है, कि एग्जाम्पल दे देगा, तो हम समझते हैं कि वह है क्या। तो स्टॉक का मतलब होता है बेटा कि जब भी तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज की बात करोगे तो वो स्टॉक में आता है। जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज की बात करोगे तो वो स्टॉक में आता है। पर्टिकुलर पॉइंट से मतलब है आपको यूजुअली यहाँ पे डेट बता रखी होती है कि इस पर्टिकुलर डेट पे कितना है, या फिर कोई ऐसी चीज जो चेंज हो ही नहीं सकती, या अगर चेंज हो रही है, या तो नंबर वन या तो कोई डेट बता रखी होगी, या तो कोई ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। या तो कोई ऐसी चीज जिसकी डेट बता रखी है, या कोई ऐसी चीज जो कांस्टेंट रहने वाली है, या फिर अगर वो चीज चेंज होती है तो चेंज होती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो चेंज होती है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है, एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर नहीं करी जाती। एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्लो में ऑन द अदर हैंड क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के ओवर ही मेजर किया जाता है, हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को जब भी मैं मेजर करती हूँ तो वो फ्लो होता है, ठीक है। जो मेरा स्टॉक है इसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है, इट डजंट हैव एनी टाइम डायमेंशन, बट इसका टाइम डायमेंशन होता है। टाइम डायमेंशन माने तो एक साल, एक महीना, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 साल, इसका टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है जी, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कैलकुलेट होता है। ये चेंज होता रहता है, डायनामिक है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब देखो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में ऐसे नहीं कह सकते कि पिछले एक साल में इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ थी। पिछले एक साल का क्या मतलब है यार, या तो तुम 1 जनवरी को बोलो, 1 जनवरी को 140 करोड़ थी और फिर 31 दिसंबर को 144 करोड़ हो गई, 145 करोड़ हो गई इंडिया की पॉपुलेशन, ये ठीक लगता है। पिछले एक साल में इतनी पॉपुलेशन थी, इसका कुछ मतलब बनता है, कोई तुक बनता है, सेंसिबली सोच के देखो, कोई मतलब ही नहीं बनता। पिछले एक साल में मेरा बैंक बैलेंस इतना था, पिछले एक साल में इतना था, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। पिछले एक महीने की एक पर्टिकुलर डेट पे तुम बता सकते हो कि एक महीने पहले इस डेट पे इतना बैलेंस था, आज इतना है। लेकिन प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा ऐसे देखेंगे, पिछले एक साल का प्रॉफिट इतना था, पिछले एक साल का रेवेन्यू इतना था, पिछले एक साल का एक्सपेंडिचर इतना था। तो ये चीजें जो है हम फ्लो में देखेंगे, ठीक है जी। तो फ्लो में हम क्या देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2023, पिछले एक साल में, पूरे साल में कैलकुलेट करके इतने बर्थ हुए हैं, इतनी डेथ हुई है, इतनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, इतने ट्रांजैक्शंस हुई हैं, पिछले एक साल की हमने कैलकुलेट कर लिया तो टोटल इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, पिछले एक साल की मेरी नेशनल इनकम इतनी है। तो ये फ्लो है, ये हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम पे। इसके अलावा मैं तुम बता दे एक साल का प्रॉफिट इतना है, ठीक है जी। इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, पिछले एक साल में इतनी कार्स थे, इसका कोई पॉइंट नहीं है, आज इतनी है कल इतनी हो गई, ठीक है। मनी सप्लाई कितनी है, मनी सप्लाई के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। मनी सप्लाई का सिंपली मतलब होता है कि मेरी इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा है, हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ हमारे पास कितनी है, ठीक है, ये भी हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करी जाती है। इसके अलावा मैंने बोला जैसे कुछ चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी, जैसे इसमें एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आती है, दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। दिल्ली एंड अमृतसर का डिस्टेंस कम हो सकता है क्या, वो तो उतना ही रहेगा। अगर वो 500 किलोमीटर है, कोई भी दो जगह का डिस्टेंस, तो 500 किलोमीटर ही रहेगा, वो चेंज हो ही नहीं सकता, इट्स कांस्टेंट। सो इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। या फिर कोई डेट दे रखी होगी, या कोई ऐसी चीज जो कांस्टेंट है, या कोई ऐसी चीज जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है, अगर वो चेंज होती भी है तो ये हो गया हमारा स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा पूरे का पूरा ये जो चैप्टर है खत्म होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ठीक है। आई होप तुम्हें पूरा चैप्टर बहुत अच्छे समझ आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, इससे ज्यादा डिटेल तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बस तुम अपनी बुक के पीछे से जाके इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करो, स्पेशली स्टॉक फ्लो का, रियल फ्लो, मनी फ्लो का तो चलो हो ही गए 4 एग्जाम्पल्स, स्टॉक वर्सेस फ्लो के स्पेशली तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि क्या क्या चीजें किसके एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलने वाली है। अगर तुम्हें हमारा लेक्चर अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगला आने वाला पूरा एक साल हम तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, हर एक चीज हम तुम्हें यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एंड नोट्स के साथ साथ हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, जहां पर आप अपने डाउट्स भी हमारे साथ सॉल्व कर सकते हो, 1 to 1 हमसे डाउट्स पूछ सकते हो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलते हैं कल की वीडियो में।